दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि आखिरकार अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी किसी एक बड़ी चिंता के साथ ग्रसित है और इस चिंता को खत्म करने के लिए वो अपनी तरह से बहुत जोर लगा रही है। सवाल ये उठता है कि ये चिंता जो अभी उनके गिरते ग्राफ की है उसके बाद की है, तो वो जो चिंता बाद वाली है उसके लिए वो क्या अभी शांति से बैठेंगे या फिर नया कोई बड़ा पैंतरा खेलेंगे? क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा। वहीं पर एक तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ का भी उपचुनाव को लेकर के पूरी नजर उनकी भी गड़ी हुई है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आरएसएस का रोल इस बार के इन चुनाव में वापस से एक स्पेक्टेटर का रहने वाला है, यानी कि सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह रहने वाला है, या फिर कुछ और घटना घटने वाली है। संजय जोशी की भी अगर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या संजय जोशी को अभी तक सिर्फ चर्चाओं के लिए और माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर इसमें कोई बड़ा एक्शन भी हो सकता है? आइए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण यादव जी, और उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि ये कुल मिलाकर की जो पूरी तस्वीर है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, ये आपको क्या लगता है कि ये वाकई में ये महज सिर्फ चर्चाओं तक चीजें रह जाने वाली हैं, या फिर जो नाम की दस्तक अब हुई है, जिस नाम को मोदी जी और अमित शाह कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, उस नाम के साथ में इनके पांव की जमीन हिलने वाली है? बहुत शुक्रिया विनीता जी और न्यूज़ नशा के तमाम लोगों को मेरा अभिवादन। ये एक ऐसा सवाल है, ऐसा मसला है इस समय की देश की राजनीति पे, जिसमें गॉसिप के लेवल पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि बीजेपी और बीजेपी समर्थित मीडिया इस पर बात नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि बात खुल ना जाए, बात आगे ना बढ़ जाए। लेकिन हाँ, अंदर खाने बहुत तरह की बातें आ रही हैं। कुछ पुष्ट आ रही हैं, कुछ अपुष्ट आ रही हैं, लेकिन इतना तो तय है कि संजय जोशी का नाम अगर अभी से देखें कि बाद में क्या होगा, वो बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन इस समय तक गुजरात लॉबी जो कल तक बीजेपी पर पूरी तरह से काबिज हो गई थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रभाव कायम हो गया था, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। वो जहां चाहते थे मुख्यमंत्री बदल देते थे, वो जहां चाहते थे टिकट बदल देते थे। अब ऐसा लग रहा है कि संजय जोशी का नाम सामने आते ही आरएसएस ने उस कंट्रोल को कमजोर कर दिया है। आधा तो कमजोर किया यूपी ने, जब अखिलेश यादव के पीडीए ने, राहुल अखिलेश की जोड़ी ने, इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इतना कमजोर कर दिया कि वो अकेले पूर्ण बहुमत में आई नहीं। तो जब अकेले पूर्ण बहुमत में बीजेपी आई नहीं, तो गुजरात लॉबी थोड़ी सी संकुचित हुई। थोड़ा उसको लगा कि भाई अकेले तो बहुमत है नहीं, तो नीतीश नायडू की दो कोट अनकोट बैसाखी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आरएसएस उचित मौका देख करके अपने दखल को बढ़ाने की कोशिश करता है। ये पूरा जो प्रकरण देख रहे हैं हम संजय जोशी का, ये असल में आरएसएस की ताकत बढ़ने का परिचायक है। आरएसएस अब इतना ताकतवर तो हो गया है कि वो अपना एक ऐसा नाम ले आ रहा है। आरएसएस चाहता तो कोई और नाम ले आ सकता था, या कौन वो व्यक्ति है जो संजय जोशी का नाम पब्लिक के बीच में रख दिया। उनके घर पे लोग आने जाने लगे, उन पर स्टोरीज चलने लगी है। मैं कई जगह देख रहा था कि अब उन्हें, वो कहीं भी जा रहे हैं तो उनको चाहने वालों की भीड़ बढ़ गई है, उन पर चर्चा होने लगी है। कौन है संजय जोशी, कौन थी वो सीडी, क्या वो सीडी का पूरा मामला था, वो सही था या झूठ था, क्या है रिश्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनका। इस तरह के प्रकरण खूब तेजी से वायरल हो गए, लेकिन अभी बहुत क्लियर नहीं हो रहा है कि किस दिशा में। मुझे लग रहा है कि गुजरात लॉबी का जो मोदी और अमित शाह का नियंत्रण पूरे बीजेपी और आरएसएस के ऊपर प्रभाव के रूप में हो गया था, आरएसएस ने उसे कम करने का एक संकेत दिया है। और दूसरी तरफ बार्गेनिंग चल रही होगी। जैसे एक खबर आई मीडिया में कि आरएसएस ने यह बात कह दी कि भाई दोनों में से एक आप रखिए, 75 साल का उम्र का क्राइटेरिया आपने बनाया तो आप पे ऊपर क्यों ना लागू हो। अब मोदी जी को तो मतलब कभी सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि वो इस तरह रिटायर किए जाएंगे क्या। अब कई बड़े खिलाड़ी होते हैं, जैसे कई बार लगता है कि वो अपने से रिटायर ले लें, या कई बार लगता है कि उनको क्रिकेट खेलने वाले लोग ये समझते हैं कि जबरिया रिटायर किया जा रहा है। मोदी जी के सामने 75 साल का नियम ये बन करके सामने आ गया। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी के सामने आरएसएस ने मीडिया की खबरों के मुताबिक दो शर्तें रख दी। या तो आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहिए, या तो आरएसएस के मनपसंद व्यक्ति का अध्यक्ष बनाइए। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो अध्यक्ष आरएसएस की पसंद का बनेगा,
और अगर आप प्रधानमंत्री से हटते हैं तो आप अपना अध्यक्ष बना लीजिए, प्रधानमंत्री किसी और को बना लीजिए। अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए योगी आदित्यनाथ भी बीच-बीच में उनका नाम आ जाता है कि भाई बांग्लादेश पर भी आजकल उनका क्रिटिकल एनालिसिस चल रहा है, वो पॉलिटिकल कमेंटेटर हो गए हैं। फॉरेन पॉलिसी में एस जयशंकर की केवल फोटो आती है, असली फॉरेन पॉलिसी तो कश्मीर मसले से लेकर बांग्लादेश मसले पर, पाकिस्तान पर योगी आदित्यनाथ की आ रही है। क्या योगी आदित्यनाथ इसका मतलब पीएम मटेरियल बनने जा रहे हैं? वो जो बटेंगे तो कटेंगे से लेकर के तमाम बयान योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में देश में घूम रहे हैं स्टार प्रचारक बना करके, क्योंकि उनको भी बदलने की कोशिश मोदी और अमित शाह की तरफ से की गई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बदल दिया जाए, जैसे कर्नाटक में बदला गया, जैसे अभी मनोहर लाल खट्टर को 9.5 साल के बाद बदल दिया, और उस तरह से यहां पर योगी आदित्यनाथ को नहीं बदल पाए। तो इसका मतलब क्या, योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना करके आरएसएस चाहेगा कि और हम नियंत्रण अपना मजबूत रखें, क्योंकि इनसे इनका झगड़ा है। फिर बीच में कई कई नाम और उभर के आते हैं कि कभी वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आ जाता है, कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम आ गया, और शिवराज सिंह चौहान तो कृषि मंत्री हैं। अब इन सब के बीच में नितिन गडकरी वाला एक फैक्टर भी है। नितिन गडकरी बीच बीच में ऐसे बयान देते हैं जो बीजेपी पर, मोदी और अमित शाह के नियंत्रण वाले पूरी नैरेटिव पर पानी फेरता है। मसलन कि विपक्ष के लोग मुझे भी प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, प्रधानमंत्री तो मैं भी बन सकता हूं, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या दिक्कत है, काम भी अच्छा करना चाहिए। और फिर उसके आगे बढ़ जाते हैं कि मैं कभी होर्डिंग नहीं लगाता, मैंने कभी अपना प्रचार नहीं किया, मैंने माला नहीं पहनी। तो वो इशारा किसकी तरफ है? सबसे ज्यादा होर्डिंग इस देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा होर्डिंग किसकी लगी? दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचार किसका हुआ? दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचार करके अपना नैरेटिव सेट करने वाला कौन है? तो नितिन गडकरी का नाम बीच बीच में आ जाता है। तो आरएसएस इन तमाम हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए यह भी दिखाना चाहता है नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को, कि उनके पास प्रधानमंत्री के भी विकल्प बहुत सारे हैं, उनके पास आरएसएस के बहुत और नितिन गडकरी जैसे लोग हैं। फिर पता चला, एक मैं किस्सा मुझे याद आ रहा है कि एक बार नितिन गडकरी ने कुछ ऐसे बयान दिया तो द्वारिका एक्सप्रेसवे का कोई घोटाला मीडिया में आ गया। कुछ दिन बाद अब संजय जोशी पे बात हो रही तो हम लोग ये भी जानते हैं कि कैसे ये सब भी बातें हो जाएंगी। तो ये अभी एक पशुपेश चल रहा है विनीता जी, और मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से बार्गेनिंग चल रही है। आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई है, तब द्वारका एक्सप्रेस वाली बात सामने आ गई थी, और उसको बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाके खुद फिर उसका उद्घाटन भी किया था चुनाव से ठीक पहले, जब जिसके अगले दिन ही खट्टर की पत्ता कट गया था। लेकिन सवाल ये कि अब जब नितिन गडकरी खुद पिछले कुछ दिनों से बार बार गाए बगाए कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो कि उनका नाम प्रधानमंत्री पद के साथ लोग के जहन में फिट होने लगता है कहीं ना कहीं, कि अगर मोदी नहीं तो फिर गडकरी होंगे। तो अब गडकरी के साथ में नरेंद्र मोदी का ऐसा कोई बड़ा षड्यंत्र निकल कर नहीं आ पा रहा है, तो उसकी वजह आप क्या देखते हैं? क्योंकि ना सिर्फ वो द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम आया था तब, बल्कि इनके कुछ अधिकारियों पर रेड भी हुई थी चुनाव से पहले। बिल्कुल ठीक बात है। निश्चित रूप से बीजेपी और खासकर गुजरात लॉबी के काम करने का अपना ये तरीका है। मैंने कहा ना कि गडकरी, द्वारिका एक्सप्रेसवे कॉरिडोर और फिर ईडी सीबीआई की जांच, इस समय पिछले कुछ वर्षों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी का यही ट्रैक रिकॉर्ड बन गया, ये उनका तरीका बन गया है। तरीका ये बन गया है कि जब तक कोई हमारे विरोध में है उसके ऊपर ईडी सीबीआई भेज दो, जब वो पार्टी ज्वाइन कर ले तो उसके बाद वो बरी हो जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी एक चीज जब पिछली बार चुनाव के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन किया और एसबीआई कह रहा था कि भाई हमें कई महीने चाहिए, जब नकेल लगाई तो उसने तुरंत आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। इसका मतलब कैसे मैनिपुलेट होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड तक ये बता रहा है कि चंदा दो धंधा लो, या अगर धंधा चलाना है तो भी चंदा देना पड़ेगा। इस तरह से बीजेपी का, अमित शाह और मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड यही बन गया है कि अगर आप हमारे मुताबिक नहीं है तो हम आपके ऊपर इस तरह, भाई मैं कह रहा हूं ना संजय जोशी। और इलेक्टोरल बॉन्ड से भी मुझे याद आया, जब इलेक्टोरल बॉन्ड में कई ऐसी कंपनियां निकली जो कि दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ मोर्ट जो है, मतलब ये जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है गडकरी वाली, तो इन्हीं के ही काफी क्लाइंट थे जो कि उस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड में पार्टी को फंड दे चुके थे, जो इनके लिए खुद शॉकिंग था। इनको खुद नहीं पता था कि ये सब चीजें कहाँ पे मैनेज हुई हैं। तो क्या ये सारी चीजें भी बैकलॉग में चल रही हैं इन सब में, कि आज की तारीख में मोदी और शाह उस तरह से गडकरी पर हाथ नहीं रख पा रहे हैं? एग्जैक्टली मैं शायद उसी दिशा में, मेरा भी मानना यही है कि नितिन गडकरी को बैकअप मुझे लग रहा है आरएसएस से और मजबूत मिला है,
क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं उसके बाद से लंबा वक्त हो गया। मुझे नहीं लगता कि अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा या 75 साल का है उसका क्या होगा, ये हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव के बाद तय करते हैं, थोड़ा इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। इस तरह के कैलकुलेशन बीजेपी की तरफ से चल रहा होगा। वैसे ही मुझे लग रहा है कि गुजरात लॉबी के सामने ये कैलकुलेशन चल रहा होगा कि अच्छा, नितिन गडकरी पर तुरंत कोई हाथ नहीं डालते हैं, नहीं तो कोई दूसरा नाम और फिर आरएसएस आगे कर देगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पिछले 10 साल में गुजरात लॉबी बीजेपी में और इवन आरएसएस में इतनी ताकतवर इसलिए थी क्योंकि उसे पूर्ण बहुमत मिला था, वो अपनी शर्तें मनवाती थी। मुझे याद आ रहा है कि गोवा अधिवेशन में जैसे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने का अपना रास्ता प्रधानमंत्री ने तय किया, कितने लोगों को किनारे किया, कितने लोग मार्गदर्शक मंडल में डाले गए। उसके बाद एक और प्रकरण मुझे याद आ रहा है कि जब अमित शाह को दूसरा टर्म मिलना था बीजेपी के प्रेसिडेंट का, नेशनल प्रेसिडेंट का, नरेंद्र मोदी का भाषण होता है और उसके बाद फिर उन्हें दूसरा टर्म मिलता है कि नहीं, अभी विकास के जो काम करने हैं विदेश में उसके लिए प्रेसिडेंट हमारा होना चाहिए, संगठन और पार्टी और सरकार में एक तालमेल बनना चाहिए। अब इसके बाद याद करिए कि वो दृश्य कहां चले गए कि आरएसएस एक बैठक कर रहा है जिसमें पूरा कैबिनेट जाकर के रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा है, आखिरी दिन उस बैठक के प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं। मैं पिछले कई वर्षों से उस बैठक को नहीं देख पा रहा हूं। क्या आरएसएस के नियंत्रण से गुजरात लॉबी ने सरकार, भारत सरकार को बाहर कर दिया था? क्या वो अपने मन मुताबिक लोगों को धंधा दे रहे थे, कई मसलों पर ऐसे टिप्पणियां कर रहे थे जिसपे आरएसएस और एक चीज और जोड़ लीजिए, जैसे ही 4 जून को परिणाम आते हैं उसके बाद मुझे लगता है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 6, 7, 8 जून में से ही किसी एक तारीख को मोहन भागवत का बयान आ जाता है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पर उसको रखना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं हो जाना चाहिए, प्रतिपक्षी दल प्रतिपक्षी होते हैं, विरोधी नहीं होते, दुश्मन नहीं होते। ये सारे वो बयान थे मोहन भागवत के जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ दिए गए थे, उस पॉलिटिक्स के खिलाफ दिए गए थे। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे कैलकुलेशन अभी भी चल रहा है और दोनों तरफ से चल रहा है। मोदी और अमित शाह ये चाहते होंगे कि हरियाणा में अगर कुछ अच्छा हो जाए, बाद में महाराष्ट्र में भी कुछ अच्छा हो जाए, जम्मू कश्मीर में भी कुछ बेहतर हो जाए तो हमारा नियंत्रण मजबूत रहेगा। आरएसएस और बाकी लॉबी जो, और इवन बीजेपी के अंदर जो गुजरात लॉबी के से असहमत थोड़े लोग होते हैं, मन ही मन राजनाथ सिंह से लेकर के तमाम लोगों का नाम बार बार आता है, वो भी तो इंतजार कर रहे होंगे। जैसे योगी आदित्यनाथ को कहा गया कि भाई 10 उपचुनाव है, एक बार मौका देते हैं, 10 उपचुनाव में जो आप करोगे। 5 बार अब तक अयोध्या के मिल्कीपुर जा चुके हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसा मतलब उपचुनाव का इतना बड़ा दबाव, कंटिन्यू कटेरी से लेकर के यादव मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, अधिकार प्रधानों को, मैं यूपी गया था, प्रधानों की लिस्ट जहां जहां उपचुनाव है सब लिस्ट अधिकारियों ने मंगा ली है, सबको नोटिस भेज दिए, अगर उपचुनाव में तुमने प्रचार सपा का किया तो उसके बाद तुम्हारे जो खैरियत नहीं होगी। यानी ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी को 10 सीट जीने का टारगेट दे दिया गया कि अगर आप जीतेंगे तभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वैसे ही शायद बीजेपी में अमित शाह और योगी नरेंद्र मोदी सोचते होंगे कि इन प्रदेशों में हम जीत जाएं। लेकिन अब देखिए विडंबना क्या है, हरियाणा में तो बुरी तरह हारते हुए दिख रहा है। अब कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, लेकिन बुरी तरह हरियाणा में हारते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में इतना मुश्किल है कि चुनाव साथ में नहीं कराए, वन नेशन वन इलेक्शन करने वाले लोग 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए। तो मुझे लग रहा है कि गुजरात लॉबी के सामने मुश्किल बहुत बड़ी है। आरएसएस इस मुश्किल में घिरे हुए मोदी अमित शाह के खेमे को और मुश्किल में डालने के लिए अपनी शर्तें रख रहा है, और मेरा मानना यह है कि आरएसएस फिर से नकेल कसने की कोशिश करेगा और वो ऐसा ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा जिसका नियंत्रण पूरी तरह से उनके हाथ में रहे। आश्चर्यचकित न हो कि प्रधानमंत्री भी कहीं वो ऐसा बना दे जिससे कि नियंत्रण वो उसके हाथ में रह जाए। जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि पिछले कुछ परिस्थितियों में आरएसएस ने भी अपना हाथ काफी खींचा था चुनाव से पहले, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी ये भी बन रही है। इस वक्त नरेंद्र मोदी को सिर्फ बने नहीं रहना है, बल्कि जो जेपी नड्डा ने बोला था और आरएसएस से पंगा लिया था, उसमें भी उनको कहीं ना कहीं ये जवाब देना है कि अभी, क्योंकि वापस से हरियाणा और महाराष्ट्र में दिख नहीं रही है आरएसएस की एक्टिविटी उतनी इस बार। बिल्कुल ठीक। इवन उत्तर प्रदेश में, मतलब जानकार लोग ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव इतना बुरा
हुआ उसके पीछे जनता तो है। मैं तो पहली क्रेडिट जनता को देता हूँ कि वो मतलब आप सोचिए मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि पिछले 20 साल में हमने सपा को वोट नहीं दिया था। गठबंधन हुआ था तब तो दिया था, लेकिन वो दलित समुदाय जो सपा के वोटर नहीं है, वो बसपा के वोटर हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में सपा को वोट दिया, उनके पीडीए को वोट दिया, क्योंकि नैरेटिव संविधान का बन गया था। तो उस नैरेटिव में जनता ये लड़ाई लड़ रही थी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी उसे डील कर ले गई, तो कामयाबी वहां मिल गई। लेकिन सच बात ये भी है कि आरएसएस, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि आरएसएस ने काम नहीं किया, ये एक बात है। कल्पना करिए कि आरएसएस के कैडर अगर जमीन पर इतने मजबूत होते, वो बाकी बहुत प्रदेश में बाकी कई सीटें हार जाती, अयोध्या तो नहीं हारने देते। मैं यहां एक बार टेस्ट करता हूं कि इसीलिए कहता हूं आरएसएस को कई बार ओवररेटेड करके भी दिखाया जाता था कि हवा बना रहे। भाई आरएसएस क्या है, बहुत बड़ी तोप कोई चीज है। अरे भाई इतनी तोप थी तो आपने कोई फीडबैक क्यों नहीं दिया कि अवधेश प्रसाद पासी जीत रहे हैं? अयोध्या जी। तो बचा लेते, अयोध्या हार गए। इसका मतलब कोई तोप वोप आरएसएस है नहीं, पैसा आज उनके पास है। और अगर होती भी तो अवधेश पासी वाली सीट जाने दी अपनी आंखों के आगे। एग्जैक्टली, ये किस बात का इनका आपस का एक इनसाइड मतलब गठबंधन। आरएसएस की चलती तो वो नरेंद्र मोदी पहले 6,000 वोट से पीछे थे, वो 60,000 वोट से पीछे कर देती, वो एक बात समझ में आती है। लेकिन ये अयोध्या हार जाए तो ये एक चीज है। लेकिन हाँ, आरएसएस के लोग तो उतने मजबूत होते नहीं। दूसरा ये कि वो नैरेटिव बनाते हैं, वो विमर्श ऐसे सेट करते हैं जैसे वो बहुत ताकतवर हैं, वो कमजोर हैं और बड़े लार्ज स्केल पर। लेकिन अंततः दोनों एक हो जाएंगे। आरएसएस और बीजेपी में कोई झगड़ा उगड़ा देखिए है नहीं, दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों एक जी। दूसरे को चुनाव जितवाएंगे। और आरएसएस को भी पता है कि हरियाणा अगर बीजेपी हार जाती है, कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस मजबूत होगी तो फिर महाराष्ट्र में उसका असर दिखेगा। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों हाथ से निकल गया तो बिहार में कितना भी प्रशांत किशोर पांडे जैसे लोगों को आगे कर दें, जेडीयू को आगे कर दें, लेकिन बिहार भी मुश्किल होगा, झारखंड में भी मुश्किल होगा। तो आरएसएस को ये तो नहीं चाहिए होगा ना कि बीजेपी सत्ता से ही चली जाए, ये मैं नहीं मानता इसको। आरएसएस को सत्ता चाहिए ताकि उनका करोड़ों रुपए का फंडिंग का नेटवर्क बना रहे, कार्यक्रम उनका शिशु मंदिर चलता रहे, उनका एजेंडा चलता रहे, इसलिए सरकार भी उन्हें चाहिए। तो आरएसएस सब कुछ मतलब वो नहीं डील कर सकता। जनता तो बड़ी चीज है ना भाई। जनता को अगर लग रहा है कि किसान नौजवान बिल्कुल। विरोधी हो तुम, तो हरियाणा में आपको घुसने नहीं दे रहा है, आपको परेशान किए हुए है। तो इसका मतलब ये कि ये इनके अंदर की लड़ाई है, ये इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई है, बीजेपी में गुजरात लॉबी की और आरएसएस लॉबी की, कि कौन मजबूत पड़ता है। असल में दोनों कमजोर हुए हैं, मेरा मानना तो ये है। जी जी, मतलब कुल मिलाकर के ये कि आरएसएस की जो अभी रणनीति चल रही है, ठीक है, उन्होंने पहले लोकसभा चुनाव में साथ उतना नहीं दिया था या उनकी नहीं चलती है, जैसा भी मान लीजिए। लेकिन कुल मिलाकर के अभी अपनी खुद की आपस में जो इनकी लड़ाई चल रही है वर्चस्व की, बीजेपी और आरएसएस के बीच में, कि किसका कंट्रोल ज़्यादा होगा, और वो भी खास तौर से जेपी नड्डा की उस स्टेटमेंट के बाद से। सिर्फ एक स्टेटमेंट तो है नहीं, रातों-रात तो इतने बड़े रिश्तों में कुछ होता नहीं है। काफ़ी पिछले 10 साल में ऐसा बहुत बार कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं आरएसएस और बीजेपी के बीच में, मतलब जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के तमाम बड़े नेताओं को, जिनसे उनकी उतनी पटनी नहीं खाती है, उनको बिल्कुल बैक फुट पर रख दिया और वो अपना कंट्रोल दिखाने के लिए आज यहाँ पर मजबूर हो गए कि अब वो यहाँ पर खाँचों में बाँट रहे हैं बीजेपी को खुद ही। तो ये फूट डालो वाली जो रणनीति आज खुद इनके अंदर इंटरनली चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पर कि अगर ये महाराष्ट्र में भी ऐसे करेंगे या हरियाणा में भी ऐसे करेंगे, सब चीज़ें अपनी रिफ्ट्स के चलते-चलते रहेंगी चीज़ें, तो आपको नहीं लगता कि ये और राज्य हाथ से खोने के बाद में फिर इनके पास राज्य कितने बच जाते हैं, क्योंकि लगातार एक-एक करके इनका पूरा वो रंग खत्म होता जा रहा है। आपको याद होगा शुरुआत में जब रंग बढ़ रहा था तो पूरा टीवी मीडिया जो है वो दिखाता था कैसे कि किस तरह से धीरे-धीरे करके भारत एकदम भगवा जो है वो भगवामय हो बढ़ता जा रहा रहा है। है। जी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने इसीलिए विनीता जी आखिर में ये बात कही कि आरएसएस ये भी तो नहीं चाहेगा ना कि बीजेपी की सरकारें ही चली जाएँ। आरएसएस बनवाता है, आरएसएस सब कुछ कर रहा है इस देश में, जो उसका एजेंडा है, एकात्म मानववाद का नाम हो, अंत्योदय का नाम हो, सावरकर की थ्योरी हो, हेडगेवार की थ्योरी हो, गोलवलकर का हिंदू राष्ट्र बनाना हो, ये सारा एजेंडा आरएसएस का तब मजबूत होगा, उसकी कई हजारों शाखाएं कैसे चलेंगी, संकल्प से लेकर के सरस्वती शिशु मंदिर कैसे चलेंगे, देश दुनिया में इस तरह का एजेंडा कैसे चलेगा, सरकार तो चाहिए।
हाँ, वो पहले के समय में वो काम ये कर लेते थे कि कांग्रेस में भी अपने लोगों को भेज देते थे, ताकि सरकार जब कांग्रेस की होती थी तो एजेंडा आरएसएस का भी चल रहा होता था। अब तो कम से कम अगर राहुल गांधी की चली तो, हालांकि कांग्रेसी अभी उतने क्लियर नहीं जितने राहुल गांधी क्लियर हो गए। राहुल मतलब मैं तो बार बार कहता हूं कि पूरे उत्तर भारत में खासकर और देश में भी एक जमाने में लालू प्रसाद यादव निर्विवाद रूप से एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित रहे जिन्होंने आरएसएस के सामने, आरएसएस को सबसे बड़ा खतरा माना और आरएसएस के सामने, बीजेपी के सामने कभी झुके नहीं। मुलायम सिंह यादव वो नेता रहे। आप बाद के दिनों में आप देखेंगे तेजस्वी से लेकर के अखिलेश में वही तेवर दिखता है। अखिलेश यादव तो आज की तारीख में सबसे बड़े चैलेंज बन करके उनके लिए उभरे हैं, मुश्किल में उभरे हैं, क्योंकि अयोध्या मथुरा काशी जहां है वहीं जो है अवधेश पासी हैं, वहीं पीडीए है। राहुल गांधी ने लेकिन जो बदलाव लाया है वो टारगेट कर रहे हैं आरएसएस को। अगर कांग्रेसी ही राहुल गांधी का साथ दे दें, अभी पिछले दिनों हरियाणा वाले बयान में हमने देखा कि वो कहते हैं कि संघी भी घुस गए हैं कांग्रेस में, उनका मुंह ऐसे बना रहता है जैसे मैं पहचान लेता हूं वो संघी है, बाकी मुस्कुराते। अगर ये चला ना तो सरकार हाथ से जाएगी और आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि सरकारें चली जाएं। ये झगड़ा एक लेवल पर है और सरकारें अगर जा रही हैं तो मैं उसकी क्रेडिट जनता को दे रहा हूं। ये आरएसएस के चाहने से कोई सरकार बनती और कोई बिगड़ती नहीं है। इतना ही अगर आरएसएस मजबूत होता तो मतलब बहुत सारे राज्यों में 22 में इतना घोटाला करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं बनाना पड़ता। इतने घोटाले हुए, इतनी सीटों को हरवाया गया, इतने नाम काटे गए वोटर लिस्ट से, इतनी तरह चीजें होती हैं। आरएसएस इतना ही मजबूत होता, उनका एजेंडा इतना ही मजबूत होता तो वो कर लेते। हाँ, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो अगर ये 2-3 राज्य चुनाव हार गई बीजेपी तो वो वाला नक्शा का क्या होगा जो मीडिया वाले दिखा के चलाते थे कि पूरा भारत भगवामय हो गया, फिर वो अखंड भारत तक चले जाते थे। बाद में पता चला नहीं नहीं बड़ी बड़ी दिक्कत हो गई, 2-4 राज्य हाथ से निकल गए। उस तरह से अगर राज्य हाथ से निकल जाएंगे तो ओवरऑल बीजेपी और आरएसएस दोनों का नुकसान होगा। तो जब जरूरत उन दोनों को पड़ेगी दोनों एक हो जाएंगे और बीजेपी को जिताएंगे कि आरएसएस मजबूत रहे। हाँ, ये झगड़ा जो है वो उनके अंदरूनी फूट डालो राज करो वाला बढ़ा है, बढ़ेगा, क्योंकि कितने दिन कोई अपना जमीर बेच करके चुप रहेगा। मतलब कभी तो बोलेगा, कोई तो नितिन गडकरी होगा, कोई तो और बोलेगा, वो उनके लिए नुकसान होगा। और योगी आदित्यनाथ की तरह कोई आंख भी दिखा देगा कि नहीं बदल के दिखा दे तुम। एक सवाल और मेरे जहन में आता है कि आपने जैसे कहा कि कौन मतलब कब तक चुप रहेगा या कब तक सहेगा, लेकिन वहीं पर एक बड़ी बात यह कि एक डर था अभी तक नहीं बोलने के पीछे कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक बहुत सुपर पावर की तरह दिल्ली में बैठे थे, तो कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलेगा तो उसे बड़ा डैमेज फेस करना पड़ेगा। पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम जो है सरकारी, वो भी उनके कंट्रोल में। एक एक व्यक्ति के फोन कॉल, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं के इन्होंने प्रॉपर स्पाईवेयर लगा दिए थे उनके दफ्तर में, घरों में पूरी रिकॉर्डिंग हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी। हर व्यक्ति थोड़ा सा इस मामले में बोलते हुए डरने लगा था। बड़ा सवाल ये कि अब वो डर खत्म क्यों हो रहा है। राहुल गांधी ने भी बाहर जाकर के अमेरिका में बोला कि अब लोग डर नहीं रहे हैं। ये क्या मतलब, डर को स्पेसिफाई करें। हाँ, मतलब कितना कोई डरेगा। मतलब एक हम लोगों के यहाँ, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ और प्रोफेसर रहा हूँ तो मुझे पता है, हमारे यहाँ कई कविताएं ऐसी लिखी हैं जिसमें से एक बड़ी प्यारी कविता थी कि मतलब किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। फिर इस पे बहुत लंबी बातें लिखी गई। मानव स्वभाव गुलाम होने का नहीं है। अगर कोई कोई मनुष्य जिंदा है, खुददार है, तो बहुत दिन तक गुलाम नहीं रह सकता। वो धोखे में आ सकता है, मूर्ख बन सकता है, लेकिन सब कुछ गिरवी रख करके बहुत दिनों तक गुलाम नहीं रह सकता। उसके मिजाज में आजाद ख्याली होती है। हाँ, पद की लालच में, सत्ता के लालच में, अपने काले कारनामों को छिपाने के मकसद से बहुत सारे लोग समझौता परस्त हो जाते हैं, इसलिए चुप हो जाते हैं। एक बात, बीजेपी के सामने बीजेपी ने असल में इतना डराया है, इतना डराने की कोशिश की है कि अब वो डर खत्म हो रहा है लोगों के मन में। क्या ही कर लोगे? तुमने 5 साल हो गया उमर खालिद को जेल में रखा है। तुमने मंगेश यादव कोई होगा तो उसको इनकाउंटर में मार दोगे। दलितों की बस्तियां फूंक दी जाएंगी, उनको न्याय नहीं मिलेगा। बीएचयू में गैंग रेप की शिकार अगर छात्रा है, उसके समर्थन में जो विद्यार्थी आंदोलन करेंगे उन पे ऊपर तुम सस्पेंशन कर दोगे और जो आरोपी हैं वो वो जमानत पर रिहा हो जाएंगे। राम रहीम को जमानत दोगे, पैरोल दोगे, और उधर जो है सोनम वांगचुक को जो है जेल में 2 दिन डाल दिया। ये सारी चीजें एक समय तक जाने के बाद फिर उल्टा पड़ती हैं। कितने दिन अच्छा वो भक्त भी बोलेंगे कि नहीं गोबर में विज्ञान है। आजकल एक भक्त की रोटी गोबर खाते हुए आई, कितना कौन खाएगा गोबर की रोटी?
मतलब क्यों खाएगा कोई? इतना मूर्ख तो कोई नहीं होगा। बीजेपी के एकदम छोटा-सा अंधभक्तों का समूह बचा है जो उनके साथ खड़ा है। जो डर रहे हैं, जो गलत हैं कहीं से, वो उनके सामने डर रहे हैं। भाई नहीं डरा जो, वो जीता। अखिलेश यादव नहीं डरे, राहुल गांधी नहीं डरे और ये सारे लोग जीते। ये जो सामने से टक्कर लेगा, ममता बनर्जी आगे आई ना भाई, डीएमके को नहीं वो कर पाए, दक्षिण भारत में बीजेपी उतना मजबूत नहीं कर पाई और जनता का मिजाज भी है। तो ये जब बाहर बदलता हुआ दिखता है तो घर के भीतर भी लोगों को लगता है कि अब कितना डरेंगे। अब अच्छा, मैं बस एक शख्स से बड़ा नाराज रहता हूं और वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह पता नहीं क्यों इतना चुप रहते हैं। ठीक है, पंकज सिंह उनके बेटे हैं, शुरू में एक बार डांट पड़ गई थी उनको लेकर के कि भाई वो अपना कुछ मांग रहे थे, कमीशन वमीशन, वो बात वहां तक पहुंच गई तो डांट दिया गया। ऐसे कैसे कमीशन मांगते हो कि जो है सब लोग जान जाते हैं। चुपचाप हमारी तरह किया करो, इलेक्टोरल बॉन्ड बना लेते हैं और कुछ कर लेते हैं, पता न चले। उसके बाद से राजनाथ सिंह कुछ बोलते ही नहीं, चुप रहते हैं बेचारे। अब ये दिखाया योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने यहां तक इनको दिखा दिया कि अगर हमको हटाओगे तो उत्तर प्रदेश में मुश्किल में आ जाओगे। हटा नहीं पाए और अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिन्होंने हराया है उसको आप बदल भी नहीं पा रहे हो। ये है उनके भीतर का डर। ये वो डर गए हैं। नहीं तो अमित शाह की चलती तो क्या योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में मुख्यमंत्री होने चाहिए? कतई नहीं। जो कुछ नहीं था उसको हटा दिया। यहां तो सारा ब्लेम दिख रहा है, इसलिए अंदर भी फूट डाली जा रही है, अंदर भी डर है। उस डर से जैसे ही लोग थोड़ा दूर होंगे, बाहर तो जनता धीरे धीरे अब इनसे डरना बंद कर रही है। अब इनसे आंख में आंख मिला के सवाल कर रही है, गलत हैं आप तो गलत हैं। और इसीलिए लेटरल एंट्री पर वापस होना पड़ा। हालांकि एक गुफा छोड़ दिया कि एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन दे देंगे। जाके आरक्षण पर हर जगह भाषण दे रहे हैं कि हमने आरक्षण लागू किया, हमारे जीते जी कोई खत्म नहीं करेगा। संविधान पे माथा टिका रहे हैं। डर वो भी गए हैं। बीजेपी के अंदर भी डर है, आरएसएस के अंदर भी डर है। और ये जो लड़ाई चल रही है विनीता जी, मैं मान कर चलता हूं कि ये लड़ाई उनके भीतर की लड़ाई है और जो दोनों पक्ष डरे हुए हैं वो अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। जी, ये अब यानी कि एक बात तो साफ हो गई है कि ये आपस में ही लड़ करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जो नुकसान की बात की है अखिलेश यादव ने, वो उनके खुद की अपनी इंटरनल लड़ाई की वजह से की है। तो ये तो तय, ये जैसा अक्सर होता है हमेशा, आप तो इतिहास की सारी किताबें जानते हैं बखूबी, कि लोग अक्सर अपना पतन खुद तभी करते हैं जब जरूरत से ज्यादा चीजें उन्हें मिल जाती हैं। एक वर्चस्व की लड़ाई जो होती है। निश्चित रूप से बादशाह कई बार अपने अहंकार से भी मारे जाते हैं और अहंकार बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब वो कई बार आपको नॉन बायोलॉजिकल बना देती है और फिर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हैं, लेकिन अचानक से आपको लगता है कि बेबसी आपके चेहरे पे दिखती है कि लोगों ने हमें कई घंटे बोलने नहीं दिया। मतलब आप वही हैं। वो तो उसी दिन दिखना शुरू हो गया था जब उत्तर प्रदेश में पीडीए ने 37 क्या 43 सीटें उनको हरा दिया। उसके बाद से बेबसी, मतलब कॉन्फिडेंस चेहरे पे आया ही नहीं। वो कॉन्फिडेंस जिसमें एक अकेला सब पर भारी होता था, किसी को कुछ नहीं समझता था, विपक्ष को बोलने नहीं देता था, जिसके घर मन करे ईडी सीबीआई भेज देता था, वो बेचारगी में आ गया। अब मुझे लग रहा है कि वो जनता को इसकी क्रेडिट देनी चाहिए और बड़े-बड़े तानाशाहों का गुरूर उनके अपने अहंकार ने तोड़ा है। उनके अपने वर्चस्वशाली इस तरह की चीजों ने तोड़ा है क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई कभी उनके खिलाफ नहीं बोलेगा। लेकिन एक समय के बाद लोग उनसे सवाल पूछते हैं, चाहे वो आरएसएस वाले हों, वो शर्त रख देते हैं कि या तो पीएम आपका रहेगा या प्रेसिडेंट आपका रहेगा। सोचिए ना, 10 साल इस देश में वो चला है कि पीएम भी उनका, प्रेसिडेंट भी उनका। तो ये बदलाव दिख रहा है कि वो अब उनका अहंकार खत्म हो रहा है, उनका वर्चस्व टूट रहा है और इसका श्रेय, इस चीजों का श्रेय जनता के पास है। जनता कितने दिन, मतलब आप कल्पना करिए ना कि किसान पूछेगा ना, नौजवान पूछेगा ना कि भाई रोजगार है ही नहीं, कहीं मिल नहीं रहा है और एक से एक झूठ आप बोलते जा रहे हैं। नीतीश नायडू को पैसे से कितने दिन तक अपने साथ आप रखेंगे? नायडू को पूरा आपने जो मांगा वो दे दिया, नीतीश कुमार को जो मांगा वो दे दिया, बाकी राज्यों में कुछ तो कुलबुलाहट होगी। अभी अगर ये महाराष्ट्र और हरियाणा हार जाएं, मुश्किल हो जाएगी बिहार चुनाव के पहले नीतीश कुमार क्या करेंगे। क्योंकि अच्छा, नीतीश कुमार भूल गए होंगे क्या कि 80-90 से उनको 45 पर लाने वाली बीजेपी है। चिराग पासवान को उनके खिलाफ खड़ी की थी, उनके सांसदों को तोड़ने की कोशिश करेगी। अभी चिराग पासवान का बयान क्या था कि जाति जनगणना होनी चाहिए और संविधान बहुत बड़ी चीज होता है। कितने दिन ये अपने गठबंधन के सहयोगियों को बांधे रख पाएंगे? अगर अमरावती प्रोजेक्ट ले गए नायडू तो पैसा तो गया। अब उसके बाद थोड़े ही वो गुलाम है आपके कि वो हमेशा खड़े रहेंगे। मान लो डिप्टी सीएम इधर से बनाने की कोशिश कोई कर लिया, कांग्रेस की अगर मान जाए कि भाई चलो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हो जाएंगे,
और नायडू जो है डिप्टी सीएम हो जाएंगे। भाई राजनीति कुछ भी हो सकता है, साल 6 महीने बाद फिर सरकार गिर जाए, चुनाव हो जाए। तो ये बहुत कुछ राजनीति में होता है जो अहंकार, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अहंकार चला तो अगले कुछ महीनों में बीजेपी और दिल्ली की कुर्सी पर बहुत कुछ बदलता हुआ देख सकते हैं। जी बिल्कुल, चर्चाएं बहुत जोरों पर है इस बात को लेकर कि अगले कुछ महीनों में और ज्यादा से ज्यादा वक्त अगर खींचा भी तो नरेंद्र मोदी अपने 75 उम्र तक ही खींच पाएंगे। उसके बाद तो मुझे लगता है कि उससे पहले ही ना तो उनके अंदर पार्टी में ना उनके बाहर, क्योंकि केजरीवाल भी अब उनकी उम्र को लेकर के लगातार उन पर ताने कस रहे हैं अपने भाषणों में। तो जाहिर सी बात है कि इस बार मोदी का 75 साल होना उनके लिए एक तय विदाई तो जरूर मानी जा रही है, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारी परीक्षाएं घड़ी है, इसे पार कर ले तो 75 तक वो सत्ता में रह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।